ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, बेसिकली इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसे दिखता है वर्टिकली प्लेन में ऐसे। ठीक है, और ये जो मूव करता है उसकी मूवमेंट कैसे होती है, जैसे हमने इस डायरेक्शन में इसकी फोर्स अप्लाई की तो ये ऐसे मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन देन एक्सट्रीम। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल भी होगा, तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, सो बेसिकली कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम की तरह ही होता है। इट इज़ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब इफ ये इस पॉइंट पे, दैट इज़ एस पॉइंट पे फिक्स रहता है, दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, ए कंपाउंड पेंडुलम इज़ जस्ट अ रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीली, मतलब वो ऐसे सस्पेंड की होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं वो फ्रीली मूव करती है। किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस एक्सिस में वो रोटेट करती है, और हमने इसको कैसे लगाया? वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस आर्टिकल में निकालना क्या है? टाइम पीरियड निकालना है कंपाउंड पेंडुलम का। ठीक है, तो मान लो जो एस है वो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है। ठीक है, एल जो है वो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की लेंथ, दैट इज़ स्मॉल एल है। ठीक है, ये तब है जब हमने इसको बिल्कुल भी बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं की। ठीक है, देखो ये था सेंटर ऑफ सस्पेंशन हमारा। ठीक है, दैट इज़ एस, और ये थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस पेंडुलम को हमने मूव करवाया इस डायरेक्शन में, तो उसका कोई एंगल बना, दैट इज़ थीटा एंगल बना, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हुई, और इसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी फ़र्क पड़ेगा, ड्यू टू वेट। ठीक है, तो मान लो दिस इज़ द थीटा एंगल, दैट इज़ लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल थीटा, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ नाउ शिफ्टेड टू द पोजीशन जी डैश। पहले वो जी पे थी, अब कहाँ पे पहुँच गई? जी डैश पे पहुँच गई। ठीक है, कहते मान लो अगर एम जो है वो मास है पेंडुलम का, ठीक है, और वो डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लगाई। ठीक है, तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। फर्स्ट वन इज़ वेट, जो पेंडुलम का वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो जी से जी डैश में चला गया, राइट। एंड सेकेंड वन इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एम जी। अब देखो नीचे फोर्स लग रही है तो कोई ना कोई फोर्स अपवर्ड भी तो लगेगी। ठीक है, अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी तो होगा, दैट इज सस्पेंशन के ऊपर उसका रिएक्शन लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगी एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। अब जब भी कोई ना कोई हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका कोई एंगल बनेगा, जब भी इस केस में, मतलब जैसे बॉब था, है ना, इस केस में कंपाउंड पेंडुलम है और यहाँ पे इसने एंगल बनाया क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, तो हमेशा उस केस में एक ही फोर्स लगती है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल दैट इज़ माइनस एम जी। अब पूछोगे कि माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और वो मूव इस डायरेक्शन में भी आएगा, करेगा। ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आया क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में थी और वो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा था। ठीक है, इन टू जी डैश ए डैश। जी डैश इसमें क्या है? जब वो डिस्प्लेस होकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पहुंच गया, दैट इज़ जी डैश में। ठीक है, और एम जी के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, जो एक इस डायरेक्शन में था, दैट इज़ एम जी साइन थीटा, और एक नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज़ एम जी कॉज थीटा। अब देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में किया था रीस्टोरिंग फोर्स वाला कंसेप्ट, राइट, तो इस केस में एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी? दैट इज़ रीस्टोरिंग कपल। रीस्टोरिंग कपल ही क्यों? क्योंकि इसमें एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? दैट इज़ टाउ इज इक्वल टू इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों है? क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। देन एंगुलर एक्सलरेशन, दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एंगुलर एक्सलरेशन क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल बन रहा था, राइट। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे टाउ की वैल्यू पुट कर दी। टाउ क्या है यहाँ पे? रीस्टोरिंग कपल, दैट इज़ माइनस एम जी एल साइन थीटा, वो पुट कर दिया। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जैसे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में निकाली थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में हमने निकाली थी डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरह इस केस में भी हम निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी, तो वो कैसे आएगी, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, राइट, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इनर्शिया हम नीचे ले गए तो हमारे पास बना एम जी साइन थीटा विद नेगेटिव साइन अपॉन आई। मान लो अगर साइन थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब थीटा अगर स्मॉल है तो हम साइन थीटा को किसके इक्वल लिख लेंगे, थीटा के इक्वल। इज इट क्लियर अप टू हेयर? अब देखो लिख लिया मैंने साइन थीटा को थीटा के इक्वल, ये वाला स्टेप आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जब हमने माइनस एम जी एल साइन थीटा को इधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव। अब हमने इसको कंपेयर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। यहाँ पे था ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स कौन काम कर रहा है, थीटा, और एम जी एल बाई साइन थीटा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो क्या बन गया, अंडर रूट, तो वो वहाँ पे चला गया। अब हमने बेसिकली निकालना क्या था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओमेगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, दैट इज एम जी एल बाई आई, तो वो आई ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होके ये बन गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, ठीक है। तो 2 पाई इज अ कांस्टेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल इज लेंथ ऑफ सस्पेंशन से लेके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल। यहाँ तक ये है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मेन काम है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी पे लग कैसे रही है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, दैट इज़ हमने 12th क्लास में पढ़ा, पैरेलल एक्सिस की एक थ्योरम होती थी, दैट इज़ आई जी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, प्लस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी वजह से आता था, डिस्टेंस की वजह से और मास की वजह से, एम मास और डिस्टेंस यहाँ पे एल स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली क्या होती थी, ये होती थी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप अबाउट ओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, ये थी सेंट्रॉयड, हमारे पे सेंट्रॉयड पे क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये उसके डिस्टेंस की वजह से ये होती थी, ठीक है। तो हमने आई जी को पुट कर दिया एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर में जो के है वो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। जब हमने इसको ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कराया, कोई एंगल बना थीटा, तो उसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा, तो वो रेडियस है के, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में, आई की जगह पे हमने पुट कर दिया एम के स्क्वायर प्लस एल एम एल स्क्वायर। अब देखो जब मैंने ये आई की वैल्यू इसमें जाके सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास बना टी इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। अंदर हमारे पास बचा है एम, देखो सभी में कॉमन है, एम निकाल लिया बाहर, तो हमारे पास बचा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में क्या बचा हमारे पास, दैट इज़ एम जी एल, तो एम के साथ एम हो गया कैंसिल, हमारे पास ये टर्म बची, ये बेसिकली होल रूट है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला एल कॉमन, देखो ये कैसे निकाला 2 पाई, ठीक है, बाहर अंडर रूट से, अंदर बचा हमारे पास एल स्क्वायर था, जब हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो एल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनेगा एल के स्क्वायर बाई एल, के पास एल नहीं था वो डिवाइड में चला गया, प्लस एल अपॉन जी एल, तो एल के साथ एल कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो ये प्रीवियस इक्वेशन आई हमारे पास टाइम पीरियड की, उसमें उन्होंने क्या किया, के स्क्वायर बाई एल को पुट कर दिया कैपिटल एल, दोबारा ना लिखना पड़े, तो लिख दिया कैपिटल एल बाई जी। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू इन केस ऑफ कंपाउंड पेंडुलम क्या आ गई, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो के स्क्वायर बाई एल है ना वो बेसिकली क्या है, रिड्यूस्ड लेंथ, क्योंकि एल डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो लेंथ है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। और जो के स्क्वायर है इसमें हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़ीरो से बड़ी ही होगी, ठीक है। अगर 1 लेते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही आएगी, मतलब 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की पहले से लेंथ थी, दैट इज स्मॉल एल, ठीक है।
अब एक लेंथ हमने और निकाली, दैट इज़ रिड्यूस्ड लेंथ, दैट इज़ के स्क्वायर बाई एल, उसको हमने नाम दे दिया एल डैश का। और टोटल लेंथ हमने मान ली कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ निकालनी है, तो एस जी से लेके जी ओ तक का जो डिस्टेंस है वो है ये वाला, मतलब टोटल एस ओ निकाल लिया। तो एस जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल एल, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। जी ओ की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज़ के स्क्वायर बाय एल, वो पुट कर दी। ठीक है, उन्होंने के स्क्वायर बाय एल को दोबारा ना लिखने की वजह से उन्होंने लिख दिया एल डैश। तो एल प्लस एल डैश किसके इक्वल उन्होंने ले लिया, कैपिटल एल, दैट इज़ होल लेंथ। ठीक है, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जाके पुट कर दिया एल प्लस एल डैश। ठीक है, तो एल प्लस एल डैश को हमने पुट किया कैपिटल एल। तो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की जो वैल्यू है कंपाउंड पेंडुलम की वो भी सेम ही आ रही है, दैट इज़ कैपिटल एल बाय जी। उसके बाद देखो उन्होंने कहा कि इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड ऑसिलेशन। कहते अगर हम सेंटर ऑफ सस्पेंशन को ऑसिलेशन की प्लेस पे रख दे, देखो ऑसिलेशन ऊपर ले गए, सस्पेंशन नीचे, इस केस में सस्पेंशन ऊपर थे और ऑसिलेशन नीचे, इंटरचेंज मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, तो कहते क्या होगा, देखो पोजीशन चेंज कर दी तो के स्क्वायर बाय एल ऊपर चला गया। उन्होंने के स्क्वायर बाय एल नहीं लिखा, उन्होंने लिखा के स्क्वायर बाय एल डैश, क्योंकि पोजीशन चेंज कर दी। और इसको एल डैश नहीं लिखा, इसको क्या लिखा, और इसको एल की जगह पे क्या लिख दिया, एल डैश। ठीक है, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जाके पुट कर दी, दैट इज़ के स्क्वायर बाय एल डैश एंड एल डैश। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने यहाँ से निकाली, इसमें से निकाली, तो क्या बन गया, एल इंटू एल डैश। तो पुट कर दी यहाँ पे भी पुट कर दी हमने, तो हमारे पास बस क्या बना, एल एल डैश अपॉन एल डैश। ये देखो 2 पाई अंडर रूट एल एल डैश अपॉन एल डैश प्लस एल डैश अपॉन जी। तो ये एल डैश से एल डैश कैंसिल हो गया, फिर से एल प्लस एल डैश बन गया। एल प्लस एल डैश को हमने क्या पुट किया था, कैपिटल एल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला और इंटरचेंजेबिलिटी का सस्पेंशन और ऑसिलेशन के साथ जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे हम ये कंक्लूड निकालते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ सस्पेंशन की पोजीशन चेंज भी कर दें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से, तब भी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज इट क्लियर बेटा। अब देखो हमने वेरिएशन देखनी है टाइम पीरियड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट अरेंज किया है उन्होंने। जी को बाहर निकाले, वो अंडर रूट में था, वो कांस्टेंट के साथ बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि जी क्या है, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अंडर रूट को उन्होंने किस फॉर्म में लिख लिया, 1/2 की पावर में लिख लिया। ठीक है, उसको हमने किया रिड्यूस करना था, तो इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू लेंथ उसको रिड्यूस किया, दैट इज़ उसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव उसका पावर रूल लगाया, हाफ आगे, पावर में से एक 1 माइनस, यही होता है ना, 1/2 माइनस 1, ये कर दिया। फिर d/dl जो दैट इज़ उसका फंक्शन क्या है, l प्लस के स्क्वायर बाय एल। तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी अलग करनी पड़ेगी जब की, देखो d/dl विद रिस्पेक्ट टू एल की, इसका तो आ गया 1, के स्क्वायर इज कांस्टेंट, 1/l की डिफरेंशियबिलिटी कैसे लिखेंगे, d/dl ऑफ l की पावर -1। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाया, -1 आगे, l की पावर में से 1 माइनस, तो हमारे पास l की पावर -2 बचेगी, तो वो नीचे आ गई। ये स्टेप देखो, यहाँ तक सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये तक देखो स्टेप क्लियर है। अब हमने ये भी देखना है कि टाइम पीरियड की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है कि मिनिमम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले केस ले लिया कि मान लो अगर dt/dl की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में सारी इक्वेशंस मल्टीप्लाई में है, कहते या तो ये 0 हो सकता है, या तो जी ये, या तो ये, कोई भी एक फैक्टर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग होता क्या है, 0। तो उन्होंने इस फैक्टर को ले लिया 0, तो हमारे पास बना, ये देखो 1 माइनस के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 1 जो है वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है, -1 आएगा तो -1 के साथ -1 कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कि एक्स स्क्वायर के साथ स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के, मतलब जो लेंथ की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के प्लस और नेगेटिव फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, देखो ये देखो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस के, सो
जो जब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब इसी इक्वेशन का जब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। मान लो अगर -1 है, ठीक है, अगर मैं -1 का स्क्वायर कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली 1 बन क्या जाती है, 1, मतलब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। वही केस इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का डबल डेरिवेटिव करते हैं ना तो बेसिकली हम उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल और दी हुई है नीचे कि मान लो अगर एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 पुट करोगे पिछली इक्वेशन में जाके, इसमें अगर 0 पुट करोगे ये वाली इक्वेशन में, देखो k²/0, 1/0 होता क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू समथिंग दैट इज़ इन्फिनिटी। तो अगर एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। ठीक है, ये मिस्टेक है, ये मत लिखना, ये मिस्टेक है यहाँ पे, सिर्फ ये याद रखना है कि L इज़ इक्वल टू 0 पे 1/0 आता है जो कि क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बन गई, इन्फिनिटी। दीज आर द वेरिएशन फॉर टाइम पीरियड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ओके, ये था हमारा कंपाउंड पेंडुलम का आर्टिकल। ओके।